हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने लूसेंट हिस्ट्री का पार्ट 1 स्टार्ट कर दिया था, आज ये उसका पार्ट 2 है और हम लोग इसमें आज करेंगे इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। स्त्री की जो सर्वाधिक गिरी हुई स्त्री मिलता है वो आपका मिलता है किसमें? मैत्रेयनी संहिता में। मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। सतपथ ब्राह्मण में, किसमें? सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। कौन सी? मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन सा है आपका? तो ये मनुस्मृति। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। गुप्त स्मृति, नारद स्मृति, ठीक है। जो नारद स्मृति है वो गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। नारद स्मृति, ठीक है। कौन सी स्मृति? नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक, किसमें? जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, हीनयान जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बटा था, हीनयान एवं महायान। तो जो हीनयान है उसका प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र से ज्ञात होता है किसका? जैन धर्म का। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अब देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन? तो चाणक्य। चाणक्य का 2 नाम और, एगो कौटिल्य, एगो विष्णुगुप्त। किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त का। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है, ठीक है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश से संबंधित है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, ठीक है, टिक किया हुआ है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। पूछा जाता है कि कल्हण जिसने राजतरंगिणी की रचना की का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, यानी अरबों की जो सिंध विजय हुआ उसका वृत्तांत लिखा जो का चचनामा में है। इसके लेखक अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो पाणिनि ने की, जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी की लेखक कौन है? पाणिनि। और ये जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। यानी मौर्य के पहले का जो इतिहास था उसके बारे में जानकारी हमें अष्टाध्यायी से मिलती है, जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कौन? कात्यायन। कात्यायन की गार्गी संहिता, गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हैं। पतंजलि
पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि जो थे एक चिकित्सक थे और ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आगे देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यानी विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, विदेशी से कैसे कैसे जानकारी मिलता है हमको वो देखते हैं। पहला यूनानी रोमन लेखक टेरियस। टेरियस कहाँ का था? तो यह भी एक राजवैद्य था और यह ईरान का था। टेरियस जो था ईरान का था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय यानी ज़्यादा उल्लेख नहीं करता है टेसियस का। ठीक है, टेसियस कहाँ का था? तो ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस, यानी फारस किसको बोलते हैं? ईरान को बोलते थे, के संबंध का वर्णन किया है। किसने? हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। अगला देखते हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में एक निर्याकस जो कि इम्पोर्टेंट है, आनेसिक्रेटस तथा ओसिटोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय। अगर ज़्यादा प्रमाणिक देखा जाए यूनानी रोमन लेखकों के बारे में तो टेसियस और हेरोडोटस के बारे में तो उतनी अविश्वसनीय जानकारी है, अविश्वसनीय माना जाता है। लेकिन हम देखेंगे सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में जैसे निर्याकस हो गए, आनेसिक्रेटस हो गए तथा ओसिटोबुलस हो गए, इनके विवरण जो है अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, ये तो भैया क्या बोले इसमें, ये तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में नीरज चोपड़ा है ये मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है, यानी मौर्य युगीन समाज के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में इसने अपनी पुस्तक इंडिका में इनका विवरण दिया है। डाइमेकस कहाँ का था? तो यह सीरिया का था। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डाइमेकस का भी संबंध किससे है? मौर्य युग से ही संबंधित है। अगला है डायनोसियस। यह मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। तो अशोक के राज दरबार में कौन आया था? तो फिलाडेल्फस आया था। अशोक के राज दरबार में कौन आया था? टोमी फिलाडेल्फस आया था। अशोक के राज दरबार में कौन आया था? तो मिस्र का एक राजकुमार टोलमी फिलाडेल्फस था। टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस आया था। अब ये टोलमी कौन था? इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, यानी 2nd सेंचुरी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टोलमी ने। प्लिनी भाई क्या बोले इसके बारे में, ये भी बहुत अपने आप में महान है, ये अपने आप में एकदम गजब का है। जैसे नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक कौन लिखा था? तो प्लिनी ने लिखा था। ये बहुत बार पूछा है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है? प्लिनी ने लिखा है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में हम लोगों को विवरण मिलता है। अगला देखते हैं, अगला एक और है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया है। कौन? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी मतलब होता है समुद्र, यानी हिंद महासागर की यात्रा पर आया है। उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब कुछ चीनी लेखक के बारे में जान लेते हैं, जैसे
फाहियान किसके दरबार में आया? तो फाहियान चीनी यात्री था। और यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त शासक था, इसके दरबार में आया था। इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। अब देखते हैं, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं। अच्छा, संयुगन, ये 518 में आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। ठीक है, अब देखते हैं हेवेनसांग। हर्षवर्धन। हेवेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हेवेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हेवेनसांग आया था। ठीक है, और ये 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। अरे यार, क्या ये पैदल आता था क्या? इसका कोई वर्णन ही नहीं मिलता है। चलो भाई, मान लो जैसे लिखा हुआ है। तो 1 साल भाई क्या किया ये हेवेनसांगवा, वहाँ से चला चीनवा से, फुदुक भारत आ गया 630 में। ठीक है, और वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंच गया। ये पूछेगा कहाँ पहुंचा? कपिसा। भारत में 15 वर्षों तक रहा और 645 में चीन लौट गया, भाग गया, चीन चला गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अब देखो क्या होता है कि वह बिहार में जो नालंदा जिला है वहाँ पे एक विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पे अध्ययन किया तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर लिया। बौद्ध ग्रंथ के बारे में ही लोग वहाँ से आता था, चाइना से आया, बौद्ध पढ़ू और गया। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 129 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेवेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। वाह रे हेवेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग, अब देखिए इत्सिंग के बारे में देखते हैं कि यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। बस ये जानिए कि यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, इत्सिंग। अब देखिए यहाँ पे अरबी लेखक के बारे में जानते हैं। अलबरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अलबरूनी अरबी में लिखी गई उसकी कृति बहुत सारी किताब हैं, जैसे किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, या इसको भारत की खोज भी बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अलबरूनी की लिखी हुई किताब को आज भी इतिहासकारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि के विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। यह जो किताब है भारत की खोज कितने अध्यायों में विभाजित है? 80 भागों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। और सुंदर प्रकाश किसने डाला है? महोदय अलबरूनी ने, जो किसकी द्वारा लिखी किताब है? भारत की खोज। महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इब्न बतूता, अब देखिए इब्न बतूता 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा। कौन? इब्न बतूता, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया उसका वृत्तांत है, जिसे रिहला कहा जाता है। इब्न बतूता मोरक्को का था, जो कि 14वीं शताब्दी में आया था। सन 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो किसके शासनकाल में आया? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। अन्य लेखक में एक तारानाथ हैं, जो कि कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की, जो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है मार्को पोलो, जो कि 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया। ठीक है, 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो भी आया था। बाकी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी हम लोग कल करेंगे। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य थोड़ा सा बता देते हैं, इसका आर्कियोलॉजिकल होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे।
हम सिर्फ लूसेंट का पूरा जीके जीएस एक सीरीज में समाप्त करेंगे और इसको बढ़िया से गहन अध्ययन करके इससे हम लोग काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।